जी, तो अब हमने जो टॉपिक कवर करना था एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक कॉमन कंडीशन है। होता है इसमें ये कि यूट्रस का कैविटी का जो टिश्यू है, एंडोमेट्रियल टिश्यू है, वो आउटसाइड द कैविटी कहीं पड़ा होगा, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस का नाम देंगे। मोस्ट कॉमन ये पेल्विस में ही होता है, विद इन द पेल्विस ही होता है। बहुत रेयर केसेस में ये पेल्विस के बाहर एब्डोमेन की तरफ भी जा सकता है। पेल्विस में, ओवरी में सबसे कॉमन है। इसके अलावा पोच ऑफ डोग्लास में, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट में और ब्लैडर में भी टिश्यू मिल सकता है। अब ना जो फैक्ट है वो ये है कि ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ना, ये भी हार्मोन को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, जैसे नॉर्मल यूट्रस करती है। यानी एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में वो प्रोलिफरेट करती है, प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल हो जाए तो वो ब्लीड करती है, वैसे ही ये टिश्यू कर रहा होता है। अब होता ये कि जब ये टिश्यू ओवरी में प्रेजेंट होता है ना, तो जब नॉर्मली यूट्रस में प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल की वजह से ब्लीड होना होता है, मेंस्ट्रुएशन होनी होती है, तो तब जो है ना ये ओवरी में जो टिश्यू पड़ा हुआ है ये भी रिस्पॉन्ड करता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के बाद जब ब्लीडिंग रुकती है तो वहाँ पे फिर हीलिंग होती है, फाइब्रोसिस होता है, इस वजह से वहाँ पे एडीएन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, जब ओवरी में ये ब्लीड करता है तो ब्लड जब वहाँ पे अकोमुलेट होगा तो उसका कलर ना चेंज होना शुरू हो जाएगा, ओल्ड आल्टर्ड सा ब्लड हो जाएगा, आल्टर्ड कलर हो जाएगा। तो वो ब्राउन सा कलर का जो ब्लड है उसको हम थिक ब्राउन कलर की अपीयरेंस दे रहा होता है, उसको हम चॉकलेट्स इसका नाम इसीलिए देते हैं। अच्छा, अब ना मैंने कहा कि ये हार्मोन्स को वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसे यूट्रस में एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स करती है। इसीलिए जहाँ पर भी ये पेल्विस में है वहाँ पर ये ब्लीड करेगा, उसके बाद जब ब्लीडिंग रुक जाएगी ये हील करेगा, फाइब्रोसिस होगी, एडहेरेंस बनाएगा। ये पूरी पेल्विस में इतनी एडहेरेंस बना सकता है कि पूरी पेल्विस का अपना जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सारा खराब हो जाए, नॉर्मल स्ट्रक्चर खराब हो जाए, वहाँ पे सारी एडहेरेंस बन जाए, और उसको कहते हैं फ्रोजन पेल्विस। ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है अगर फ्रोजन पेल्विस हो जाए। फीमेल आपके साथ पेन के साथ भी आ सकती है आपके पास, और इनफर्टिलिटी के साथ। इनफर्टिलिटी इसीलिए हो रही है ना कि पेल्विस का अपना स्ट्रक्चर तो खराब हो रहा है, फिलोपियन ट्यूब भी अपना काम नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे इतनी रीजन्स बन गई हैं। अच्छा, अब दूसरा उसने एडिनोमाइसिस की साथ ही बात की है कि एडिनोमाइसिस को उसने कंपेयर किया है कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ बाज़ औक़ात एडिनोमायोसिस भी प्रेजेंट होती है। इसमें ये होता है कि जो एंडोमेट्रियस का टिश्यू है ना वो डीप मायोमेट्रियम तक गया होता है, मतलब वो आउटसाइड द यूट्रस नहीं गया होता, वो यूट्रस में ही होता है, बट वो मायोमेट्रियम की डेप्थ में गया होता है, उसको एडिनोमायोसिस कहते हैं। अब इसका जो इंसिडेंस एंडोमेट्रियोसिस का, ये 5 to 10% होता है। रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन है उनमें 5 to 10% जो है वो एंडोमेट्रियोसिस होती है। तो अगर वो वाली वुमेन जो कि हमारे पास सब फर्टिलिटी के साथ आई हैं, पेल्विक पेन के साथ आई हैं, हम उनकी डायग्नोसिस के लिए लैप्रोस्कोपी करें, तो जैसे मैंने आपको कहा था ना कि सब फर्टिलिटी की फीमेल्स आती हैं तो हम उनका डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जामिनेशन फाइंडिंग। तो जब हमने हिस्ट्री ली होगी ना, उससे बताया होगा कि मुझे ना मेंस्ट्रुएशन से कुछ दिन पहले पेन होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस की जो पेन होती है वो मेंस्ट्रुएशन से कुछ दिन पहले होती है। मैं आगे आके इसके फीचर्स भी आपको बताऊंगी। तो फिर हम उसकी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करेंगे तो हमें क्या नजर आएंगी, हम जब देखेंगे तो हमें वहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस नजर आएगा। 1/3 केसेस में यही होता है। अच्छा, अब जो मेनोपॉज़ जब होता है तो ये रिज़ॉल्व हो जाता है क्योंकि ये हार्मोन के रिस्पॉन्ड में ब्लीडिंग कर रहा था, हार्मोन के रिस्पॉन्ड में सब कुछ कर रहा था, तो मेनोपॉज़ होगा, हार्मोन खत्म होंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी। एटियोलॉजी के लिए उसने दो थ्योरीज बनाई है, सैमस्टन इम्प्लांटेशन थ्योरी और मेयर्स सिलोमिक मेटाप्लेजिया थ्योरी है। जो सैमस्टन इम्प्लांटेशन थ्योरी है इसमें होता है ये कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ना, उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जब हमने मेंस्ट्रुएशन के दौरान किसी फीमेल की, नॉर्मल फीमेल की लैप्रोस्कोपी की ना, तो हमें उसके पेल्विस में भी वो ब्लड मिला। वो जो ब्लड उसका यूट्रस से आ रहा था मेंसेस में, वो हमें पेल्विस में भी मिला। इसका मतलब है थोड़ा बहुत ब्लड रिट्रोग्रेड भी जाता है। तो अब इसी तरह से रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल रिगर्जिटेशन हो गई, एंडोमेट्रियल ग्लैंड भी साथ रिगर्जिटेट कर गए, ये टिश्यू भी साथ रिगर्जिटेट कर गया, फेलोपियन ट्यूब के साथ वो रिगर्ट करके चला गया और वहाँ पे पेल्विस की पेरिटोनियल सरफेस पे इम्प्लांट हो गया। जब वहाँ पे इम्प्लांट हो गया तो टिश्यू वहाँ पे चला गया, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस का नाम दे दिया। वो वहीं पर रहेगा और हार्मोन के रिस्पॉन्ड में वहीं से ब्लीड करता जाएगा, और डिफरेंट ये जो मैंने आपको फाइब्रोसिस और एडहेरेंस वाली चीजें बताई ये सब होता रहेगा। तो इसको कहते हैं सैमस्टन इम्प्लांटेशन, कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हुई, टिश्यू गया और वहाँ पे इम्प्लांट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो हुई है इसकी इम्प्लांटेशन, वो सर्जिकल स्कार में भी हो सकती है, जैसे सी सेक्शन का कोई स्कार था वहाँ पे भी हो सकती है। और यहाँ जो है ना वो उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि सर्जिकल स्कार पे इम्प्लांटेशन हुई थी, तो इसीलिए इस थ्योरी को सपोर्ट मिली। आगे बात करते हैं जी मेयर सिलोमिक मेटाप्लेजिया थ्योरी की। ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि जो यूजली आपकी सिलोमिक एपिथेलियम होती है ना, वो पहले डी डिफरेंशिएट होती है। डी डिफरेंशिएट का मतलब है कि जो नॉर्मली उसके सेल्स होते हैं ना, कि जो मुलेरियन डक्ट्स हैं उनके जो सेल्स थे वो नॉर्मल थे, अब डिफरेंशिएटेड थे, लेकिन वो पहले डी डिफरेंशिएट होंगे, वापस अपनी प्रीमिटिव ओरिजिन जैसे सेल्स के बनेंगे, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एंडोमेट्रियल सेल्स में। तो ये मेटाप्लेजिया की थ्योरी है, ये भी जो है ना सपोर्ट करती है। जब फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एंडोमेट्रियल सेल में तो उसको फिर एंडोमेट्रियोसिस का नाम दे देंगे। अब ये जो है क्यों ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई, किसी हार्मोन के स्टिमुलस में भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन इरिटेशन की वजह से भी हो सकते हैं। आगे वो बात करते हैं कि कुछ जेनेटिक या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ये भी सजेस्ट किया गया है कि देखा गया कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है, या कुछ रेस होती है स्पेसिफिक जिसमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है कुछ जेनेटिक का भी रोल है। फिर एक वो वास्कुलर लिम्फेटिक से पिट के बात करता है कि दो थ्योरीज तो हमने आपको टियोलॉजी में बताई हैं, बट ये जो आउटसाइड द पेल्विस जो है ना इम्प्लांटेशन होती है वो यूजुअली लिम्फेटिक सेप्लिड या वास्कुल्स वासल्स की मदद से वास्कुलर सेप्लिड हुआ होता है इस टिश्यू का। तो वो भी इसमें आपने चीज़ याद रखनी है कि अगर लिम्फेटोजेनिस या हेमाटोजेनिस सेप्लिड होगा तो फिर वो लंग तक जाके भी जो है ना वो इम्प्लांट हो सकता है। अब फीचर्स की बात करते हैं, इसके जो क्लासिकल फीचर्स होते हैं ना वो साइक्लिक होते हैं।
क्योंकि ये जो टिश्यू होता है ये हार्मोन को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, तो साइक्लिक इसमें फीचर आते हैं। साइक्लिक नॉन कॉली की पेन होती है और वो पेन यूजली अराउंड द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, ठीक है। और हैवी मेंस्ट्रुअल लॉस हो सकता है, साथ में हैवी ब्लीडिंग होती है। और इसमें जो है ना वुमेन जो है वो क्रोनिक नॉन साइक्लिक पेल्विक पेन की कंप्लेन भी कर सकती है। मतलब एक तो ये कि ना सिर्फ साइक्लिक पेन होगी, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होगी, हाई ब्लीडिंग होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि वुमेन कहें कि हर वक्त ना थोड़ी सी पेन होती रहती है, नॉन साइक्लिक क्रोनिक पेल्विक पेन की कंप्लेन कर सकती हैं। सिवियर फटीग, क्योंकि इतना ब्लीड कर रहा है तो सिवियर फटीग की कंप्लेन कर सकती हैं। और पेल्विक पेन जो है एसोसिएट हो सकती है के साथ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की आपको सिम्टम्स मिल सकती हैं, डीप डिस्पेनिया की सिम्टम्स मिल सकती हैं कि इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होती है, डेफिकेशन के टाइम पे पेन होती है, जिसको कहते हैं डिस्केजिया, वो सिम्टम्स मिल सकती हैं। तो ये आपको अगर डिस्केजिया की या डिस्पेनिया की सिम्टम्स मिलेंगे ना, तो इसका मतलब है कि जो इम्प्लांटेशन हुई है, जो एंडोमेट्रियोसिस है ना, वो पाउच ऑफ डोगलास में है। अच्छा, अब आगे उसने बात की है कि जो एंडोमेट्रियोसिस डिस्टेंट साइड्स में चला जाता है, तो उसमें फिर वो उस साइड की लिहाज से सिम्टम देता है। जैसे अगर वो लंग्स तक चला जाएगा तो लंग्स के सिम्टम आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना वो आपको मैंने एक 5 डीज़ बताने हैं। हमने क्लिनिकल फीचर्स देख लिया एंडोमेट्रियोसिस के। 5 जो डीज़ है ना, वो अगर आप याद रखें एंडोमेट्रियोसिस के, तो आपको सिनेरियो डायग्नोस करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगी, ठीक है। और ये ना एक चीज़ और है कि जो एंडोमेट्रियोसिस की पेन है ये प्रीसीड करती है, यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से 2-3 दिन पहले शुरू हो जाती है। डिस्पेरियनिया, इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होगी। ये जो डिस्पेरियनिया है ये यूजुअली तब होगा जब पाउच ऑफ डोगलास में इम्प्लांटेशन हुई है टिश्यू की। डल एकिंग एब्डोमिनल पेन, ये इस कंप्लेंट के साथ भी फीमेल आ सकती है कि उसको डल एकिंग पेल्विक पेन होती रहती है। क्रोनिक पेन है। डिस्केजिया, डिस्केजिया मैंने बता दिया कि पेनफुल डेफिकेशन। और लास्ट जो डी है वो है डिसफर्टिलिटी, यानी सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी की फीमेल जो है ना वो कंसीव नहीं कर पाएगी। ठीक हो गया, अब क्यों कंसीव नहीं कर पा रही, ट्यूब का कोई मसला है, पुअर ओ साइड क्वालिटी भी गिर जाएगी एंडोमेट्रियोसिस में, और ट्यूब भी सही से अपना काम नहीं कर सकेगी क्योंकि इतनी सारी एडहेजन्स बन गई हैं, तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो भी खराब हो गया, तो उस वजह से वो सब फर्टिलिटी को होगी। तो ये जो 5 डी है ना ये अपने याद रखने हैं, इसकी मदद से जो है ना आप डायग्नोस कर लोगे एंडोमेट्रियोसिस को। अब बात करते हैं जी एग्जामिनेशन की या इन्वेस्टिगेशन की, कि फीमेल हमारे पास आ गई है, उसने हमें अपनी कंप्लेन बता दी है, हमारा माइंड बन रहा है कि ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में उन्होंने कहा कि ये ना आपको कोई ऐसा फाइंडिंग नहीं देगा, आपको कोई फाइंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, तो आपने सिर्फ एग्जाम पे अपने एग्जामिनेशन पे रिलाई नहीं करना। और अगर कोई फाइंडिंग मिलेगी भी तो वो हो सकता है कि थिकनिंग हो या नोडुलरिटी हो यूट्रोसाइक्लर लिगामेंट की, ठीक है। अगर वहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस हुई है तो आपको कोई नोडुलरिटी या थिकनिंग मिल सकती है। अगर पाउच ऑफ डोगलास में हुई है तो टेंडरनेस मिल सकती है, कोई एडनिक्सल मास मिल सकता है, यूट्रस जो है वो फिक्स हो सकती है, रेट्रोवर्टेड फिक्स यूट्रस मिल सकती है। और लेकिन जो पेल्विक टेंडरनेस सिर्फ अकेली आपको पेल्विक टेंडरनेस मिल रही है तो वो नॉन स्पेसिफिक सी है, उसके हमें डीडीज भी बनाने चाहिए। क्रोनिक पेल्विक जो पेन है वो एक डीडी हमारा होगा, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी है उसको, वो क्योंकि उसमें भी पेन टेंडरनेस होती है। या जो है ना वो सर्वाइकल मिलिग्नेंसी है, ओवेरियन मिलिग्नेंसी है, यूट्रस की मिलिग्नेंसी है, तो ये भी हमारे डीडीज में होंगे। ये नहीं कि पेन है टेंडरनेस है तो हम कहीं एंडोमेट्रियोसिस है। पेन एंड टेंडरनेस के बहुत सारे कॉजेज हैं, वो सारे हम डीडीज में रखेंगे, ठीक है। और फिर फर्दर इमेजिंग की जाएगी, उस बेस पे हम अपना डायग्नोसिस बनाएंगे। अल्ट्रासाउंड अगर करें तो अल्ट्रासाउंड जो है वो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन एंडोमेट्रियोसिस को डिटेक्ट कर लेता है। और आपको चॉकलेट सिस्ट नज़र आएँगे, एंडोमेट्रियोमा नज़र आएगा। उसके अलावा एक वो फाइंडिंग बताया ना किसिंग ओवरीज़ की, कि अगर जो है ना वो आप किस तरह की फाइंडिंग मिलेगी, जो ओवरीज़ हैं वो फिक्स हो गई हैं, बैक ऑफ द यूट्रस पे चली गई हैं, तो उसको किसिंग ओवरीज़ का नाम दिया गया है। इससे भी डायग्नोसिस हमारा बन जाता है। और रेक्टल अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो फिर आपको रेक्टल डिजीज़ भी आइडेंटिफाई कर सकता है ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। अब एमआरआई की बात करें, एमआरआई जो है वो यूजुअली तब डिटेक्ट करता है अगर 5 एमएम से बड़ा लेगिन हो, तब ये डिटेक्ट करता है, और पर्टिकुलरली डीप टिश्यू में हो तो। लेप्रोस्कोपी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेप्रोस्कोपी ट्रेडिशनल टेक्निक है जिससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। और इसमें जो है ना वो मैचस्टिक लाइक ब्लैक रेड पकड़ इस तरह के लिए नजर आएंगे, वाइट भी हो सकते हैं वो। और उसका एडवांटेज लैप्रोस्कोपी का ये कि आप साथ ही बायोप्सी कर सकते हो, हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन कर सकते हो कि क्या ये एंडोमेट्रियल टिश्यू ही है। और इसमें जो है वो एक्सीएन भी की जा सकती है, एंडोमेट्रिक लेयन की डायथर्मी भी की जा सकती है, स्टेजिंग भी की जा सकती है डिजीज की। तो लैप्रोस्कोपी के बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ इस डिजीज में नहीं, तकरीबन जितनी भी डिजीज में हम लैप्रोस्कोपी करते हैं उसका बहुत सारे फायदे हैं। आप उसका कंफर्म डायग्नोसिस बना लेते हो, आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए टिश्यू ले लेते हो, आप स्टेजिंग कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, अब बायोमार्कर भी देखी गई है कि उन्होंने ये भी रिसेंटली ये चीज़ बताई उन्होंने कि जो CA-125 होता है उसका जो प्लाज्मा में लेवल होता है या यूरिन में लेवल है या सीरम पे लेवल है, ये भी यूज़ किया जाता है। आगे वो एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी को रिलेट करता है कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ इनफर्टिलिटी 30 to 40% जो फीमेल है वो इनफर्टिलिटी को एक्सपीरियंस करती हैं। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ इनफर्टिलिटी हो जाती है, डिफिकल्टी इन कंसीविंग होता है, कोई खास इंटरकनेक्शन या खास कोई लिंक तो नहीं हम बना सके कि क्यों थोड़ा बहुत एंडोमेट्रिक डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट फर्टाइल क्यों बन रहा है। लेकिन ये देखा गया कि अगर सीवियर स्टेज हो डिजीज़ की, तो वहाँ पर तो वैसे ही एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन पेल्विस की हो जाती है, इतनी ज़्यादा एडहेजन्स बन जाती हैं, पेरियड निक्सल एडहेजन्स बन जाती हैं, तो ओवरीज का फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है ओवरीज की, जिस वजह से सब फर्टिलिटी हो जाती है।
अब उसने कुछ ना टेबल में आपको लिंक करके दिखाया है कि ओवेरियन फंक्शन पे क्या इफेक्ट आता है एंडोमेट्रियोसिस से, ट्यूबल फंक्शन पे, कोइटल फंक्शन पे, स्पर्म फंक्शन पे, और अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर भी हो सकता है। ओवेरियन फंक्शन की बात करें तो ल्यूटोलाइसिस होना शुरू हो जाता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे होते हैं वो ल्यूटोलाइसिस करते हैं, ओ साइड की जो मैचुरेशन है वो खराब होना शुरू हो जाती है, एंडोक्राइनोपैथीज होती हैं, ठीक है, अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम शुरू हो जाता है। और अगर ट्यूब की बात करें तो ट्यूब में जो है वो फिम्ब्रिया जो है उनके फंक्शन जो है इम्पेयर होना शुरू हो जाता है, वो पिकअप नहीं कर पाते वो साइड को, उसकी मोटिलिटी आल्टर हो जाती है। कोइटस में क्योंकि पेरियनिया हो रहा होता है तो कोइटल फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। स्पर्म फंक्शन की अगर बात करें तो जो कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो इनकी इनएक्टिवेशन कराना शुरू कर देती है, इनकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है स्पर्म्स की। और बाजू का ये होता है कि फर्टिलाइजेशन भी होगी, इम्प्लांटेशन भी होगी, बट अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर हो गया, ये होता है कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो इंड्यूस करवा देता है। तो अगर आपको याद होता है तो ये याद कर लें, मुश्किल नहीं है। ओवरी के हिसाब से दो तीन चीजें हैं, ट्यूब की हैं, कोइटस, स्पर्म और अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, ये चीजें हैं जिनकी मदद से हमने लिंक किया कि शायद इस वजह से अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें सब फर्टिलिटी हो जाती है। आगे बात करते हैं जी कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट एंडोमेट्रियोसिस का करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, उससे फर्टिलिटी इंप्रूव नहीं हो जाती, ठीक है। और अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाए जैसे अब्लेशन या एक्सरसाइज कर दिया जाए तो फिर जो है ना वो थोड़ा बहुत फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अब ये कहा जाता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी करवा देनी चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा देनी चाहिए अगर एंडोमेट्रियोसिस हो, और इसको सर्जरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सर्जरी करके ना ओवरी का थोड़ा मतलब ओवरी का स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, ओवरी को डैमेज हो सकता है, ओवेरियन टिश्यू को। तो फिर अगर ओवेरियन टिश्यू का डैमेज हो गया फिर आप आईवीएफ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आईवीएफ के लिए ओवरी को स्टिमुलेट करके वहां से एग कलेक्ट करना होता है। तो पहले आप आईवीएफ करके देखते हो और एंडोमेट्रियोमा को ऐसे ही लीव कर देते हो, उसके बाद अगर आईवीएफ में एग कलेक्शन में कोई मसला है, एग ना कलेक्ट हो पा रहे हो, फिर आप जो है ना वो सर्जरी की तरफ जाते हो। अच्छा, ये तो था, अब सिर्फ इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हमने पढ़ा था। अब हम बेसिकली पढ़ते हैं कि क्या मैनेजमेंट है एंडोमेट्रियोसिस के साथ। कोई फीमेल आई है, उसको साइक्लिक पेन है और उसको डिस्मेनोरिया है या उसको डिस्पेरियनिया है, और आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपको सिस्ट नजर आ गए हैं, ओवरी में चॉकलेट सिस्ट नजर आ गए हैं, और अब जो है ना वो आप उसका मैनेज करना चाह रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है कि जब फीमेल हमारे पास आती है ना और हम क्लिनिकल हिस्ट्री से या एग्जामिनेशन से हमें ना एंडोमेट्रियोसिस लगता है, एग्जामिनेशन पे ऐसे जिसकी फाइंडिंग नहीं मिलती, बट चले हमें कोई मिल गई पेन वगैरह की, टेंडरनेस की, और अल्ट्रासाउंड स्कैन पे सिस्ट नजर आ गए, तो तब ना आप उसको ये नहीं करते कि आप उसका लेप्रोस्कोपी करते हो, आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करा देते हो। और अगर आपको एग्जामिनेशन पे भी कुछ नहीं मिला, अल्ट्रासाउंड पे भी कुछ नहीं मिला, लेकिन सिम्टम जो उसने बताई हैं उससे आपको लग रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, फिर भी आप क्या करते हो, उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हो। और ट्रीटमेंट जब उसका शुरू हो जाता है, एनाल्जेसिक्स वगैरह या उसको हार्मोनल ओवेरियन सप्रेशन करवाई जाती है, मेडिसिन दी जाती है जिनका मैं आगे आपको बताती हूँ। तो फिर उससे क्या होता है कि अगर उसकी सिम्टम्स रिलीव नहीं होती, वो 3 से 6 महीने मेडिसिन इस्तेमाल करेगी, अगर उसकी सिम्टम रिलीव नहीं होती फिर आप लेप्रोस्कोपी कंसीडर करते हो। ठीक हो गया। और ये तो हमने ट्रीट किया ना, एनाल्जेसिक्स की मदद से हम उसकी पेन को ट्रीट करेंगे, और ब्लीडिंग फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए हम ओवेरियन सप्रेशन करवाएंगे। लेकिन जो को एग्जिस्टिंग कंडीशन है जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कॉन्स्टिपेशन 80% तक पेशेंट में होती है, उनको भी ट्रीट करना चाहिए, उनको भी साथ ही आपने ट्रीट करना है। एक उसने बात यहाँ पे बताई है कि ये ना इसकी रिकरेंस होती है, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि इस डिजीज को हमने एक दफा ठीक कर दिया तो 100% पूरी जिंदगी की ठीक रहेगी, दोबारा हो सकती है, बार बार हो सकती है। चले अब आगे बात करते हैं जी एनाल्जेसिक्स की। एनाल्जेसिक्स यूजली एनसेड दिए जाते हैं, एनसेड जो होते हैं ना ये एनाल्जेसिक्स है, और ये रिड्यूस कर देते हैं कि जो इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, डिस्मेनोरिया हो रहा होता है या क्रोनिक भी अगर पेल्विक पेन है तो उसको रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन ओपियोइड वगैरह यूज़ नहीं किए जाते क्योंकि को एग्जिस्टिंग अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी है तो ओपियोइड देने से उसके सिम्टम वर्सन हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीओसीपी यूज़ किए जाते हैं। सीओसीपी अपने तब यूज़ करने के अगर फीमेल जो है ना वो भी कंसीव नहीं करना चाह रही और उसने अभी कॉन्ट्रासेप्शन लेनी है, ब्रेक लेना है, तो तब उसको सीओसीपी कंसीडर कर सकते हैं। सीओसीपी अच्छी ड्रग है, इससे डिस्मेनोरिया, नॉन मेंस्ट्रुअल पीरियड डिस्मेनोरिया ठीक हो जाता है। और ये जो है ना वो इस तरह से लेनी होती है कि 21 डेज लेनी है, 7 डेज जो है पिल फ्री ब्रेक लेनी है। लेकिन ये देखा गया कि अगर ट्राई साइक्लिक ली जाए यानी 3 महीने कंटिन्यूसली लिया जाए फिर ब्रेक ली जाए तो उसके इफेक्ट ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो ट्राई साइक्लिक पेशेंट को दी जाती है। और अगर सीओसीपी से सिम्टोमेटिक रिलीफ आ जाए तो इसको फिर सेवरल ईयर्स तक भी चलाया जा सकता है, जब तक प्रेगनेंसी वो इंटेंड नहीं करी तो उसको सेवरल ईयर्स तक भी वो चला सकती है, तब तक वो प्रेग्नेंट भी नहीं होगी और उसकी जो एंडोमेट्रियोसिस है ये भी कंट्रोल रहेगी, ठीक है। अच्छा, और अगर सिम्टम परसिस्ट करें, उसने सीओसीपी भी लिए, एनालिसिस भी ले रही है, बट स्टिल सिम्टम परसिस्ट करें, तो फिर आपने अपना डायग्नोसिस रिव्यू करना है, इसको देखना है दोबारा से कि कोई और इन्वेस्टिगेशन कर लेनी है कि कोई और डायग्नोसिस तो नहीं है। अब आगे प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरोन भी लिए जा सकते हैं, ये भी एमेनोरिया इंड्यूस करवा देते हैं, ये भी उन फीमेल में लेने हैं जिन्होंने भी प्रेगनेंसी नहीं करनी, और इनमें जो है वो लीवोनोडेस्टल इंट्रायूट्राइन सिस्टम जो मरीना है, हमने कॉन्ट्रासेप्शन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं, इससे जो है ना वो रिलीव हो जाता है काफी हद तक। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं गुनाटोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब जो गुनाटोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो तकरीबन हम गायनिक के सारे ही मसलों में यूज करें, लेकिन दो बातें कांस्टेंट रहती हैं। एक तो ये कि इनको कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं बनाते, फर्स्ट चॉइस हमारी सीओसीपी ही रहती है, उसको यूज करते हैं। और अगर बाकी किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से फर्क ना पड़ा हो तो हम जीएनएच को चूज करते हैं, क्योंकि ये तो कॉस्टली होते हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, इनको कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं देना होता, क्योंकि अगर 6 मंथ से ज्यादा ये लिए जाए तो ये ना असल में
एस्ट्रोजन कम करवाते हैं, इस तरह से एक्ट करते हैं। तो अगर इनको 6 महीने से ज़्यादा लिया जाए तो उस एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो सकता है। तो इसीलिए ये 2 बातें इनकी आपने याद रखनी है। वैसे ही अच्छी ड्रग है और एंडोमेट्रियोसिस को सिम्पटम्स को काफ़ी हद तक उसकी सेवेरिटी को कंट्रोल करती हैं। अब आ जाए सर्जरी की ट्रीटमेंट की तरफ। मेडिसिन में तो 2 ही रूल थे ना, एनाल्जेसिया देना है और ओवेरियन सप्रेशन करनी है। ओवेरियन सप्रेशन के लिए इन्होंने यूसीपी यूज़ किए, प्रोजेस्टेरोन यूज़ किया या जीएनएच एगोनिस्ट यूज़ किए। अब हम देख रहे हैं कि सिम्पटम परसिस्ट कर रही हैं, मेडिकल को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तब हमने क्या करना है, तब हमने आना है सर्जरी की तरफ। यानी पहले हमने उसकी लैप्रोस्कोपी कर लेनी है, फिर हमने उसकी सर्जरी कंसीडर करनी है। सर्जरी अब 2 तरह की हो सकती है, या तो अगर वो फर्टिलिटी स्पेयर करनी है, वो अपनी फर्टिलिटी रखना चाहती है, अभी उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, फिर फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी होगी, और दूसरे केस में हिस्टेक्टमी या ओफ्रेक्टमी की जा सकती है, यानी अगर फैमिली कंप्लीट है तो। अब फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी की बात करें तो इसमें करना ही होता है कि लैप्रोस्कोपी से की जाती है, जो सिस्ट बने होते हैं उनको ड्रेन कर लिया जाता है। और होना तो ये चाहिए कि जब से ड्रेन किए हैं तो साथ जो वहाँ पर इनर लाइनिंग है उसको भी एक्सरसाइज की जाए। लेकिन ये जो इनर लाइनिंग को एक्सरसाइज करते हैं इससे थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, फंक्शन पे, ओवरी के फंक्शन पे डैमेज हो सकता है, उसके टिश्यू के फंक्शन पे डैमेज हो सकता है। इसीलिए वो यूजुअली अब सिर्फ उसको ड्रेन कर लिया जाता है, ठीक है, डायथर्मी की मदद से या लेजर एनर्जी की मदद से उसको ड्रेन कर लिया जाता है, और उसको जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं किया जाता, क्योंकि वो अभी कंसीव करना चाह रही है तो उसका वो डैमेज ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद वो बता रहा है कि अगर स्पेशलाइज्ड सर्जरी, स्पेशलिस्ट आपको सर्जरी तब करनी पड़ती है अगर बहुत ज़्यादा पेल्विस में ढीयन बनी हुई है, यानी सीवियर स्टेज है डिजीज़ की। तो उन ढीयन को खोलना, तोड़ना ये बहुत स्पेशलिस्ट का काम है, तो इसलिए इसको फिर पेल्विस एनाटॉमी को दोबारा से ना लेकर आना, रिस्टोर करना, तो ये फिर करते हैं। उसके बाद रिकरस की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर रिकरस इसकी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव सर्जरी करोगे, सिर्फ फर्टिलिटी स्प्रिंग सर्जरी करोगे कि सिर्फ इसको ड्रेन कर लिया या थोड़ा बहुत टिश्यू एक्सरसाइज कर लिया, तो इसमें रिकरस और भी ज़्यादा, इसमें 30% तक जो केस है ना वो रिकरस कर जाते हैं। चलें आगे जो है ना वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब उसने फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करवानी है तो फिर ये नहीं कि उसने अब उसका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, उसने लाइफ लॉन्ग मेडिकल थेरेपी लेनी है, ठीक है, क्योंकि रिकरेंस हो सकती है, तो इस रिकरेंस से बचने के लिए लॉन्ग टर्म मेडिकल थेरेपी उसने लेनी है, फौरन से सर्जरी के फौरन बाद उसको शुरू करवा देनी है। आगे बात करते हैं हिस्टेक्टमी एंड ओफ्रेक्टमी की। हिस्टेक्टमी और साथ ओफ्रेक्टमी, ओवरीज को भी रिमूव कर दो, ये तब क्या रहता है अगर फैमिली कंप्लीट हो, और साथ फीमेल को ये काउंसिल कर देना है कि हिस्टेक्टमी के बाद जरूरी नहीं है कि उसकी डिजीज ठीक हो जाएगी, बाजू का ये भी हो सकता है कि वो जो है वो पूरी तरह से सिम्टम्स क्योर ना हो। और जैसे ही उसकी हिस्टेक्टमी करनी है तो साथ उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करवा देनी है। कुछ जो है वो क्लिनिशियन ये कहते हैं कि उसको 6 मंथ तक डिले करना चाहिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि अगर आप फौरन से शुरू करवा दो, क्योंकि अगर कोई रेजिडुअल टिश्यू अंदर बचा हुआ है एंडोमेट्रियोसिस का, तो जैसे आप उसको हार्मोन दोगे वो दोबारा से एक्टिवेट होकर डिजीज करवा सकता है, तो इसलिए 6 मंथ्स के बाद इसको शुरू करवाना चाहिए। यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक था, बट मैंने कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स आपको बता दूँ, आपने इसको खुद से भी रीड कर लेना है। और आगे जो है क्रोनिक पेल्विक पेन का एक टॉपिक है। क्रोनिक पेल्विक पेन में 2 ही टेबल्स हैं, अगर आपने करना है, वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसमें आपने एक टेबल है जो कॉजेज ऑफ पेल्विक पेन का है, दूसरा टेबल है जो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस फॉर पेल्विक पेन का है, इसको आपने रीड कर लेना है। कॉजेज मतलब सिंपल है, अब पेल्विक पेन है तो पेल्विस में सिर्फ यूट्रस नहीं है, पेल्विस में जो है वो ब्लैडर भी है, पेल्विस में जो है वो रेक्टम भी है, पेल्विस में मसल्स भी हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई भी कॉज हो सकता है जिस वजह से पेल्विस पेन है। सबसे ऊपर उसने गायनेकोलॉजिकल को रखा हुआ है कि अगर एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, दोनों केस में पेल्विक पेन हो सकती है। अगर पीआईडी, क्रोनिक पीआईडी थी, उसकी वजह से एडीएंस है, क्योंकि पीआईडी में भी जब हीलिंग होगी, फाइब्रोसिस होगा, तो एडीएंस बन सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रोइड है और ओवेरियन सिस्ट है। इस अरेंजमेंट में आपने याद रखना है, इस अरेंजमेंट में जो है इसलिए हमने याद रखना है क्योंकि जो मोस्ट कॉमन है वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेन होती है, फिर पीआईडी, फिर फाइब्रोइड्स और फिर सिस्ट। यूजुअली फाइब्रोइड पेन नहीं ना कॉज करते, उनके ज़्यादा प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, तो इस तरह से आपने याद रखना है गायनोकोलॉजिकल कॉजेज को। अब आते हैं जरा सीएनएस से रिलेटेड या पीएनएस से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड कॉजेज। तो अब इनमें क्या हो सकता है कि जी नर्वस सिस्टम जो है ना वो उसमें एफरेंट इफरेंट पाथवे में कोई मसला आ गया और न्यूरोपैथिक पेन शुरू हो गया, नर्व रिलेटेड पेन शुरू हो गई है। फिर जीआईटी से रिलेटेड मसले, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, यूजुअली यंग लोगों को हो रहा होता है, इसमें पेन हो सकती है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो जाती है, साथ इसमें बोवल हैबिट्स भी अल्टर हो जाती हैं, फूड इंटॉलरेंस, ब्लोटिंग, ये सारा कुछ होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसमें अल्सर बन जाते हैं जीआईटी में, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज, वो भी पेल्विक पेन के साथ आ सकता है, सीलियक डिजीज आ सकता है, ठीक है, तो ये जीआईटी से रिलेटेड हो गई। यूरो से रिलेटेड अगर हम देखें तो ब्लैडर पेन सिंड्रोम, जिसको पहले इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का नाम दिया जाता था, इसमें भी पेन होती है और साथ डिस्कम्फर्ट होती है, और लेकिन इसमें ना साथ यूरिनरी सिम्टम भी होते हैं, इसमें सिर्फ पेल्विस पेन नहीं होती बल्कि साथ अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये वाली चीज़ें भी होती हैं, तो उसको ब्लैडर पेन सिंड्रोम कहा जाता है। और अगर आपको कोई और इसकी डायग्नोसिस ना बने तो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई भी पेन कॉज करवा देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट कैल्कुलाई अगर कोई स्टोन है वहां पर, तो ये सारे हो गए जो यूरो रिलेटेड कॉजेज हैं। मस्क्यूलोस्केलेटल की बात करते हैं कि बाजू यहाँ पर ज्वाइंट भी तो बन रहे हैं ना पेल्विस को, उनमें से किसी ज्वाइंट से पेन अराइज कर सकती है, उनमें से किसी मसल से पेन अराइज कर सकती है, पेल्विक फ्लोर, वहाँ पे डिजेनेटिव कोई डिजीज है, वहां से जो है वो पेल्विक फ्लोर से पेन अराइज कर सकती है। अब नर्व इंट्रैपमेंट के, नर्व जब कोई इंट्रैप हो गई है, स्कार टिश्यू में इंट्रैप हो गई, किसी फेशिया में या कोई फोरामेन था वहां पे फंस गई है, उस वजह से पेन शुरू होना शुरू हो जाएगी, उसका डिस्फंक्शन हो जाएगा।
और ये जो है ना यूजुअली हाईली लोकलाइज्ड होती है, सिर्फ उस नर्व के एरिया में होती है, और दूसरा ये किसी पर्टिकुलर मूवमेंट से एग्जर्बेट होती है, तो उससे हमारा माइंड जाता है कि ये नर्व इंट्रैपमेंट हो सकती है, कि सिर्फ फ्लेक्शन करते हैं तो पेन ज़्यादा होती है, एक्सटेंशन भी होती है, वो फिर रिस्पेक्टिव वेन के नर्व के हिसाब। अच्छा मैं अगर वेन बोल रही थी ना, तो ये नर्व है, तो फिर रिस्पेक्टिव नर्व के हिसाब से उसके सिम्टम्स आएंगे। साइकोलॉजिकल एंड सोशल इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सब सेंटर्स ने रखे हैं, ठीक है, कि सबसे रेयर काज है, इनकी वजह से भी क्रोनिक पेन हो सकती है, और फिजिकल या साइकोलॉजिकल अब्यूज की वजह से। तो ये सारे जो है वो आपने इसी तरह से गायनाकोलॉजिकल और सेंट्रल और पीएनएस और जीआईटी, यूरो मस्कुलोस्केलेटल नर्व इंट्रैपमेंट, और फिर एंटर साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये आपने पेन के कॉजेज याद रखने हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले आपने जेनिटल ट्रैक्ट के स्वैब ले लेने हैं, जितनी भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन उन सबके स्वैब लेने होते हैं, क्योंकि वो एसटीएस के लिए उनको स्क्रीन करना होता है, जैसे क्लेमाइडिया और गोनोरिया। अच्छा, हम ये स्वैब इसलिए भी ले रहे हैं कि हमारा पीआईडी का डायग्नोसिस बन जाए। फिर पेल्विक स्वैब लेने के बाद कल्चर सेंसिटिविटी के बाद अल्ट्रासाउंड की तरफ आना होता है। अल्ट्रासाउंड में आप तब कर रहे हो तो यूजुअली जब पेल्विक मैस आपको फील हुआ हो, ठीक है। अब ये पेल्विक मैस हमने कहा था कि पेन ओवेरियन सिस्ट की वजह से भी हो सकती है, तो वो आपको नजर आ जाएगा, एंड्रोमेट्रियोमा नजर आ जाएगा, या हाइड्रोसल्पिंजेस नजर आ जाएगा, कोई एब्सिस बनी होगी वो नजर आ जाएगी, एडिनोमायोसिस या फाइब्रोइड हो तो वो नजर आ जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई मैस आपको फील हो गया है, वो एब्सिस हो सकती है, फाइब्रोइड हो सकते हैं, वो एडिनोमायोसिस हो सकता है, वो एंडोमेट्रियोमा हो सकता है, वो ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करोगे। चलें, अगर आपको मैच नजर आया था, आपने अल्ट्रासाउंड की, आप उसकी फर्दर असेसमेंट करना चाह रहे हो, तो फिर आप एमआरआई करोगे। ये सिंपली क्या करेगी, उस मैच को फर्दर डिटेल बता देगी, फर्दर कैरेक्टराइज कर देगी। लेप्रोस्कोपी कब करनी है, जब पेल्विक मैसेज हैं, एंडोमेट्रियोसिस है या एडहियंस है, और आपने मेडिकल मैनेजमेंट देके देख लिया है, वो रिस्पॉन्स नहीं है, तब आप लेप्रोस्कोपी करोगे। ये आपको जो है ना वो हिस्टोपैथोलॉजी का डायग्नोसिस बना देगी और सारी डिटेल्स भी बता देगी, और फिर उसकी स्टेजिंग भी कर लोगे। तो ये हो गया जी आपका क्रोनिक पेल्विक पेन का, मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन और कॉजेज। अब इन्वेस्टिगेशंस बताइए तो मैनेजमेंट भी बता ही देती हूँ। इसकी मैनेजमेंट ना इसकी इस तरह से होती है कि सबसे पहले तो आप उसको जनरली कुछ एडवाइस करते हो लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, सेक्सुअल हेल्थ, इस तरह की सारी लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हो। फिर आप उसको एनाल्जेसिया देते हो, एंसिड्स देते हो, ओपियोइड्स दिए जा सकते हैं, पैरासीटामोल दिया जाता है ताकि उसकी पेन कंट्रोल हो। उसका जब हमने एग्जामिनेशन किया, अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, हम ना कोई कॉज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या, फाइब्रोइड्स हैं क्या, जो है ना वो ओवेरियन सिस्ट है, इस तरह से हम उसके कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एग्जामिनेशन पे अल्ट्रासाउंड स्कैन पे कुछ नहीं मिला, बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको पता है हमने क्या करना है, हमें उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखना है। ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट यानी ओवेरियन सप्रेसिव ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसमें सीओसुपी है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन है, जिसमें जीएनएच एगोनिस्ट है, ये वाले ट्रीटमेंट उसको देने। अगर इससे 3 से 6 महीने वो जो ट्रीटमेंट लेगी, अगर इससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हम लैप्रोस्कोपी करेंगे। ये तो तब है कि अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल नॉर्मल है, तब ये वाला एल्गोरिथम फॉलो करना है। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन पे आपको कोई मैस नजर आ गया था, फिर आपने फर्दर उसकी जो है ना वो एमआरआई की, आपको मैस की डिटेल्स पता चली, उस मैस को रिमूव करने के लिए, उस मैस की ट्रीटमेंट के लिए आप लैप्रोस्कोपी कर सकते हो। एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट के लिए लैप्रोस्कोपी कर सकते हो। एडहियंस हैं कोई, उनको तोड़ने के लिए लैप्रोस्कोपी, तो फिर आप लैप्रोस्कोपी करके उस मैस को रिमूव कर दोगे और पेशेंट की सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगी। तीसरा ये एल्गोरिथम आ जाता है कि अगर इसकी रीजन गायनाकोलॉजी में नहीं है, ना ही फाइब्रोइड है, ना ही कोई जो है वो ओवेरियन सिस्ट है, ना ही कोई वहां पर एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियोमा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तब आप खुद कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करोगे, आप इसको स्पेशलिस्ट के पास भेज दोगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास। अगर जीआईटी का मसला है, जीआईटी के पास चले जाए, यूरो का मसला तो यूरोलॉजिस्ट के पास चली जाए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास चली जाए, साइकोलॉजिस्ट, मतलब जिसके पास भी आपने रेफर करना है आप रेफर कर दोगे, अब वो इसके साथ डील करेंगे। यहाँ पर ये क्रोनिक पैलिक पेन का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट अब जो मैंने वॉइस नोट बनाने हैं वो हमने नेक्स्ट चैप्टर उसमें डिस्कस करना है, जो कि बिनाइन कंडीशन है यूट्रस की, सर्विक्स और एंडोमेट्रियम की।